कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक टॉपिक को आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगी। मैं हिंदी की पेडागोजी आपको स्टार्ट की हूँ। अभी तक हिंदी पेडागोजी में मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जिसका टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र, भाषा शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ शिक्षण सिद्धांत लिखे हुए हैं जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और शिक्षण सूत्र अभी मैं आपको बताऊँगी। पहले बात करेंगे शिक्षण की। शिक्षण होता क्या है? टीचिंग। ठीक है, टीचिंग लर्निंग। आपने अपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा, जो भी किया होगा उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि टीचिंग लर्निंग होती क्या है। ठीक है, सीखना और सिखाना। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा शिक्षण। शिक्षण को में जो मेन 2 मनोवैज्ञानिकों का आता है नाम, उसमें एडम्स आते हैं और एक आते हैं जॉन डीवी। ठीक है, तो एडम्स की बात करते हैं। एडम्स ने क्या कहा कि शिक्षण क्या होता है? द्विआयामी प्रक्रिया है, यानी 2 ही आयाम होते हैं उसके। एक उसमें क्या होता है? टीचर होगा, एक एंड उसका टीचर यानी शिक्षक। ठीक है, और दूसरा उसका एंड क्या होगा? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। वो वहाँ टीचर उपदेश दे रहा है और बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। ये किसका कहना था? एडम्स का कहना था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो दूसरे आए वो जॉन डीवी थे। जॉन डीवी का कहना था कि नहीं, शिक्षण 2 आयामी प्रक्रिया नहीं है। ये एडम्स ने कहा ये द्विआयामी है। ठीक है, ये कितनी शिक्षण कितनी आयामी प्रक्रिया है? द्विआयामी, यानी इसमें 2 ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक टीचर होगा और दूसरा स्टूडेंट होगा। लेकिन जॉन डीवी का कहना था नहीं, शिक्षण क्या है? त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी का मतलब उसके 3 आयाम हैं, यानी उसमें 3 चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी। त्रिआयामी, ये किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। अब देखिए ये त्रिआयाम क्या है। ये जॉन डीवी का कहना था कि एक होता है उसमें टीचर, दूसरा होगा विद्यार्थी, मतलब एक शिक्षक होगा, दूसरा शिक्षार्थी या विद्यार्थी होगा, और तीसरा होगा उसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या आ जाएगी? कंटेंट। कहने का मतलब उस विषय वस्तु का मतलब कंटेंट। उस कंटेंट में कुछ भी हो सकता है। उसमें आपका सिलेबस हो सकता है स्कूल का, स्कूल की अदर को करिकुलम एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने कहा एक ट्राइंगल की तरह उन्होंने कर दिया जॉन डीवी ने। उन्होंने कहा उसका मुख्य जो मेन भूमिका निभाएगा वो टीचर होगा, ठीक है, यानी शिक्षक, और दूसरा जो होगा उसका विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट, और तीसरा जो होगा कंटेंट यानी उसकी विषय वस्तु। ठीक है, ये कंटेंट क्या है अब देख लीजिए आप। कहने का मतलब ये विषय वस्तु होगी। उस विषय वस्तु में आपके स्कूल का सिलेबस हो सकता है। ठीक है, जो अदर आपको एक्टिविटी कराई जा रही है वो हो सकती है। वो सारे के सारे जो होगा आपके त्रिआयामी इस प्रक्रिया में शामिल होगा, ऐसा कहना था जॉन डीवी का। तो ये तो बात हुई हमारे शिक्षण की। ठीक है, कि शिक्षण क्या है, कैसे है। ठीक है, हिंदी में इनको हम जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी, है ना। जॉन डीवी का कहना था त्रिआयामी और एडम्स का कहना था द्विआयामी। ये हुई शिक्षण की बात। अब बात करेंगे हम शिक्षण सिद्धांत की। शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं? वैसे तो कहने को बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत जो प्रमुख हैं, जो सीटेट में बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन सिद्धांतों को मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। वो 8 मेन सिद्धांत हैं। पहला कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता आपने देखा होगा, गांधी जी ने भी अपने जो सिद्धांत दिए हुए हैं शिक्षण के, उसमें गांधी जी के जो सिद्धांत थे उसमें उन्होंने कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे को करके सिखाओ। यानी बच्चा जब एक्टिव रहेगा, जब बच्चा खुद करेगा तो वो ज्ञान क्या होगा, उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक अस्थायी रहेगा, है ना। बात करते हैं हम क्रियाशीलता के सिद्धांत की। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी बच्चे को, स्टूडेंट इसमें क्या रहे? एक्टिव रहे। हम बच्चे को एक्टिव रख रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बच्चा खुद से करके सीख रहा है ना। बच्चा खुद कर रहा है और उसको क्या होगा, उससे क्या होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा कि मैंने कहाँ गलती की, फिर से मुझे वो गलती दोबारा जो मैं एक्टिविटी करूँ या मैं जो दोबारा काम करूँ उसमें मुझसे वो गलती ना हो। ठीक है, तो वो हुई आपकी क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो उसमें बच्चे को अनुभव क्या होगा?
ठीक है। वो एक तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो किसी चीज़ का अवलोकन करेगा, ठीक है। पहले वो उस चीज़ को देखेगा कि भाई वो है क्या, है ना। फिर उसके बाद से वो क्या करेगा, उस चीज़ का समस्या का समाधान करेगा कि जब मैंने देख लिया कि ये हमें जो दी गई है, आप देखते होंगे कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं 11th-12th में जाते हैं तो उनको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। वो प्रैक्टिकल क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि उनका वो ज्ञान अस्थाई रहे, ठीक है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि बच्चे को शुरू से ही आप बच्चे को एक्टिविटी से सिखाइए, मतलब वो उसको आप सिर्फ निर्देश दीजिए। टीचर क्या करे, एज ए गाइडेंस काम करे, एक गाइड की तरह काम करे। और बच्चा उसे जब खुद करेगा तो क्या करेगा, पहले अवलोकन करेगा, उसको देखेगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेगा। दूसरा क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि वो भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और वो उसमें कंसंट्रेशन आएगा, यानी उसका दिमाग क्या होगा, अस्थायी होगा। तो ये तो बात रही आपके क्रियाशीलता के सिद्धांत की, इससे बच्चे ने ये चीज़ें सीखी, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिव रहेगा। रुचि का सिद्धांत कहता है, रुचि का मतलब क्या होता है, रुचि का मतलब वो वाली रुचि ना समझिएगा, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। रुचि नाम भी होता है लोगों का, तो आप नाम ना समझिएगा, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। हमने कहा दूसरा है क्या है, रुचि का सिद्धांत। हम कभी भी किसी को फोर्स से कोई चीज़ बच्चे को कभी नहीं सिखा सकते, ठीक है, जब तक आप उसे बच्चे में इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे भाई, हम उसे कोई कहानी किससे सुना सकते हैं, ठीक है। हमने कहा दूसरा जो है उसका रुचि का सिद्धांत। रुचि का मतलब इंटरेस्ट। हम बच्चे को सिखा कैसे सकते हैं, जब हम उसके अंदर उस चीज़ को सीखने के प्रति उसकी जिज्ञासा पैदा करें, उसको इंटरेस्ट पैदा करें, ठीक है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक बच्चा उस चीज़ से भागेगा, ठीक है। जब तक बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस टॉपिक से भागेगा, और जैसे इसको इंटरेस्ट पैदा होता है ना तो वो उस चीज़ को एकदम तह तक पहुंचना चाहता है कि आखिर ये हुआ कैसे, इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। आप देखिए किसी किसी बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट होता है तो वो चाहता है कि मैं आज ही इस चैप्टर का पूरा सॉल्व कर दूं, और किसी को नहीं इंटरेस्ट होता है तो वो उस चीज़ से भागता है, ठीक। तो इनका क्या कहता है, भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो कहता है रुचि का सिद्धांत, यानी बच्चे में आप इंटरेस्ट पैदा करिए। वो आप इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे, कहानी किससे सुनाइए, ठीक है, कहानी सुना करके, कहानी सुनाइए, कहानी में उस कहानी को उससे क्या करिए, कोरिलेट कर दीजिए उस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो उससे वो बच्चा क्या करेगा, वो आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। हमने तीसरा क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। बच्चे को मोटिवेट करिए। टीचर क्या कर सकता है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब कि किसी के मार्गदर्शन से या किसी भी चीज़ से वो उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। और एक होता है कि उसके अपने अंदर से आंतरिक मोटिवेशन आ जाए, मतलब इंटरनल मोटिवेशन हो जाए। आगे आप पेडागोजी में मैं आपको पढ़ाऊंगी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप अभिप्रेरणा पढ़िए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो भाषा के से संबंधित है उसमें देखिए आप क्या कहता है। तीसरा अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कि बच्चे को आप मोटिवेट करिए, मोटिवेशन करिए, मोटिवेशन, है ना। आप बच्चे को मोटिवेट कैसे करेंगे, हमने क्या कहा कि बच्चे को किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित चर्चा के बारे में सुनाइए, या कुछ भी ऐसी चीज़ उसे वास्तविक घटना को बताइए, ताकि जिससे बच्चे के अंदर क्या हो, उसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा जागे उस चीज़ को सीखने की, उस भाषा को सीखने की, जिससे वो दिमाग में उसके हमेशा के लिए अस्थायी रहे, ठीक है। तो ये रहा आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। चौथा कहता है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। आप देखते होंगे कि एनसीएफ 2005 भी यही कहता है, ठीक है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये आपका चौथा सिद्धांत रहा, ठीक है। एनसीएफ 2005 ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। एनसीएफ 2005 का मेन यही फंडा है कि किसी भी टॉपिक को
बच्चे से ऐसे कोरिलेट करिए कि वो उसके वास्तविक जीवन में उसका क्या महत्व है, वो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है उस चीज़ को। यानी भाषा या फिर कोई भी विषय बच्चे पे बोझ नहीं होनी चाहिए, वो विषय ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको अपने वास्तविक जीवन से जोड़ के समझ सकें, शिक्षक उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के समझाए, ताकि बच्चे को आगे भविष्य में वो शिक्षा काम आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर आया एक रोबोट की तरह आया और पढ़ाया और चला गया, ठीक है। यानी हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि बच्चों का मोटिवेशन हो। टीचर एक रोबोट नहीं है, वो भी एक इंसान है ना। तो वो अपने वास्तविक जीवन से, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ के उदाहरण सहित बच्चों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करे, ताकि बच्चे को उस विषय में रुचि जागृत हो, बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा हो और वो बच्चा वो समझ सके कि हमें आगे इसका भविष्य में क्या यूज है, हमें ये शिक्षा क्यों दी जा रही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता, आपको पता है व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है? सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है सीखने की, सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है ना। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? हर बच्चे की अपनी अलग स्टेमिना होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे को वही चीज़ सिखाने में हमें 2 से 4 महीने का वक्त लग जाता है, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं वो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक। तो कुछ बच्चों पे अनुवांशिक प्रभाव होता है, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे, उनकी मेमोरी लेवल बहुत, IQ लेवल बहुत अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में भी वो IQ लेवल होती है। तो और कुछ बच्चों में मंदबुद्धि होते हैं, ठीक। तो यानी ये क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंसेस हुआ, ठीक। इसको भी मैं पेडागोजी में आपको अलग अलग पढ़ाऊंगी, दिव्यांग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। तो वो हुआ क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी पर्टिकुलर एक एक बच्चे में क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ध्यान में रख करके तभी हमें सिखाना चाहिए। हमें ये नहीं, सारे बच्चों को एक रूप से नहीं नाप लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमने कहा कि कुछ बच्चे मैथ बहुत फास्ट सीख जाते हैं, कुछ बच्चों की सीखने की कैपेसिटी या उनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। तो इसलिए हमें उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए टीचर को। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई अंधा बच्चा है, तो ऐसा ना करें कि आप उसे पीछे बैठा दें, जिसकी आँख से कम दिखता हो, तो आप उसको प्रेफरेंस दें, उसको थोड़ा सा 1-2 सीट आगे बैठाएं, ठीक है। तो ये टीचर का दायित्व है, एज ए गाइडेंस का काम करे, और पर्टिकुलर एक एक बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान देते हुए ही उसको सिखाए, उस भाषा को वो सिखाए। ये हुआ आपका भाषा शिक्षण का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का मतलब नेचुरल वे में सिखाना। छठवां क्या है आपका, स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वभाव यानी अपने आप से उसको ना बनाए, जैसा नेचुरल तरीका है, स्वाभाविकता का सिद्धांत। यानी बच्चे का जो नियम दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सिखाए। स्वाभाविकता का सिद्धांत का मतलब LSRW, ठीक है, LSRW यानी लिसनिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हमने क्या कहा, सुबोपोली यानी LSRW जो वास्तविक नियम है, जो स्वाभाविक नियम है, जो स्वाभाविकता है, नेचुरल तरीका है, उसी तरीके से बच्चे को सिखाए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया हुआ है, वाचन के प्रकार, लेखन के प्रकार, ठीक है, इससे होने वाली जो विकार हैं, भाषाई विकार, सबका मैंने अलग आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं इसको विस्तृत रूप से। लेकिन यहाँ पे ये समझाने का बस यही उद्देश्य है कि बच्चे को उसकी स्वाभाविकता के अनुसार ही सिखाया जाए, यानी जो नेचुरल तरीका है उसी अनुसार सिखाया जाए, उसमें कुछ भी मतलब अपने रूप से मिलाया ना जाए, ठीक है। तो ये रहा, जो हमने कहा कि इससे एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये LSRW को याद रखिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सुबोपोली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये हुई स्वाभाविकता की बात। अगला हुआ लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अब ये लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। हम बात करेंगे लोकतांत्रिक मूल्य। हमने कहा कि टीचर क्या है, वो भी एक इंसान है, अध्यापक भी एक इंसान है, वो एक रोबोट नहीं है कि बस आया और किताबी कीड़े की तरह और किताब की चीज़ें आपको पढ़ा करके चला गया। उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो क्लास में कभी कभी कहानी किस्सों से भी जोड़ करके बच्चों को बताए, कभी कभी हंसी मजाक भी कर ले, ताकि बच्चे को उस विषय में क्या हो, इंटरेस्ट बना रहे, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा मिले कि हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, जीवन से उसको जोड़ करके समझाए, है ना। तो यानी कहने का मतलब वो एक हिटलर नहीं है, वो एक तानाशाह नहीं है। तो लोकतांत्रिक का मतलब यानी बच्चे को भी अपनी बात कहने का मौका दे, ठीक, और अपनी भी बात कहे। मतलब बच्चा क्या उस विषय को लेकर के, उस बारे में वो क्या सोचता है, उसको वो अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अध्यापक मौका दे। तो यही हुआ आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मतलब उसको फ्रीडम मिले, छात्र को भी अपनी बात कहने का अध्यापक के सामने, वो उससे डरे ना, वो टीचर को एक तानाशाह ना समझे, ठीक है, वो समझे कि हाँ हमको जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, वो हर चीज़ को मुझे बताएंगे, ठीक। तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि लोकतांत्रिक मूल्य का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे भी अपनी बात अध्यापक के समक्ष कह सकें और अध्यापक भी अपनी बात आराम से बच्चों को समझा सके। दोनों में कोई भी ऐसी पाबंदी ना हो कि एक दूसरे से वो डर करके कभी भी बच्चे नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। बच्चों को डरा करके आप कभी भी नहीं कोई चीज़ सिखा सकते। ये कहता है हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपीट, ठीक है, रिपीटेशन। आप इसे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, अगर साइंस फील्ड से अगर आप होंगे तो आपने आवृत्ति भी पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, हमारा आखिरी है, ये सिद्धांत कहता है रिपीट। बार बार बच्चे को वो चीज़ें आप रिपीट कराइए, प्रैक्टिस कराइए। जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, भाई बच्चा है वो भूल जाएगा। आप देखते होंगे ना, टीचर जब छोटे क्लासेस में बच्चे रहते हैं तो क लिखना जब सिखाते हैं तो वो एक पेज देंगे कि पूरा क ही लिख करके लाओ, ठीक। फिर उसके बाद से वो उसको कर्सिव जो बुक आती है, पैटर्न वाली बुक, उस बुक में लिखने को देंगे कि फिर तुम क लिख करके लाओ, ठीक। यानी जब तक बच्चे की वो हैंड राइटिंग सही नहीं होती और जब तक बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें स्थायी नहीं हो जाती कि हाँ क मतलब कमल होता है, क मतलब कबूतर होता है, तब तक वो टीचर उस चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता है। तो रिपीट करने का मतलब बच्चे को सिखाने से है, ताकि वो बार बार, आवृत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि हम बच्चे को जो ज्ञान दें वो आजीवन उसके दिमाग में अस्थायी बना रहे। तो रिपीटेशन का मतलब अस्थायी ज्ञान से है, ठीक है। यही कहता है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत, है ना। तो ये रही आपके 8 के 8 मुख्य सिद्धांत बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि यही सिद्धांत आपको बार बार रिपीट किए जाते हैं और ये इतने सिद्धांत आपके लिए इनफ है। भाषाई सिद्धांत में इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएंगे, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक। बात करेंगे हमने बात की शिक्षण की, उसके बाद शिक्षण सिद्धांत की, और जो हमारा अगला टॉपिक है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं ये भी जान जाइए। शिक्षण सूत्र आपको पहला होता है सरल से विशिष्ट की ओर। मैं पहले यहां लिख देती हूं सारे सिद्धांत, उसके बाद आपको बताती हूं। पहला देखिए, सरल से विशिष्ट की ओर या सरल से जटिल की ओर कह दीजिए, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, और ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य, और एक आपका है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष।
ये रहे आपके 6 शिक्षण सूत्र। ठीक है, ये आपके सूत्र हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, वो क्या है, शिक्षण सिद्धांत थे। ठीक है, भाषाई शिक्षण सिद्धांत। हम बात करेंगे सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सरल से जटिल यानी आप बच्चे को पहले सबसे पहले क्या सिखाते हैं, स्वर सिखाते हैं, उसके बाद व्यंजन सिखाते हैं। कहने का मतलब बच्चे को अ आ इ ई सिखाई जाती है, फिर क ख ग घ सिखाई जाती है, उसके बाद उस क ख ग घ को जोड़ करके क्या बनाए जाते हैं, 2 अक्षर के शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि पहले अ सिखाएंगे बच्चे को, ठीक है, स्वर सिखाया हमने, उसके बाद क ख ग घ सिखाया हमने, अज्ञात। ठीक, जब बच्चा ये सीख के निपुण हो जाता है तब हम उसको क्या सिखाते हैं, 2-2 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द सिखाते हैं, जैसे कल, जल, नल। ठीक है, बिना मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे। उसके बाद हम 3 अक्षर वाले उसको बिना मात्रा के, 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द सिखाते हैं। उसके बाद उसका प्रयोग करना सिखाते हैं। ठीक है, यानी ये तो रहा सरल। उसके बाद हम क्या सिखाते हैं, मात्रा सिखाएंगे कि मात्राओं के साथ कैसे शब्द लिखोगे, उसके बाद उसका कैसे प्रयोग करोगे अपने जीवन में। ठीक, तो कहने का मतलब यही हुआ कि पहले हमने बच्चे को सरल चीज़ें सिखाई, उसके बाद हम उसको जटिलता की ओर ले जाएंगे। आप अचानक से कोई चीज़ जटिल सिखा के देखिए बच्चे को, वो कभी नहीं सीखेगा। आप तुरंत कह दीजिए कि बच्चा परिश्रम लिखो, चाहे कोई भी कठिन शब्द लिखो, आदर्श लिखो, तो वो नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ज्ञान ही नहीं है। और वही आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। हमने कहा सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर जाएंगे आप, तो बच्चा आसानी से वो चीज़ों को कैच करता है। कहने का मतलब बस यही था, सरल चीज़ों से जटिलता की ओर बच्चे को ले जाएंगे। दूसरा कहता है हमारा सूत्र, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ को बच्चा देखा हो। ठीक है, कोई चीज़ आप उसको ले जा करके उसे दिखाइए कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। ठीक, उसके बाद अमूर्त की ओर ले जाइए। उसके बाद आप उससे कल्पना कराइए। जैसे आपने डायनासोर की उसको ले जा करके दिखा दी, पिक्चर ले जा के दिखा दी, या फिर आपने उसको फोटो ही ला करके दिखा दी कि देखो बेटा डायनासोर ऐसे थे। ठीक, फिर उससे क्या कहिए कि तुम इमेजिन करो, तुम कल्पना करो। कल्पना का मतलब वो कल्पना नहीं, ठीक है, आप दूसरा मत समझिएगा। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन। ठीक है, आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन करो आप कि डायनासोर ऐसे थे, डायनासोर ये खाते थे, ऐसे रहते थे, इसके कारण वो मर गए। मतलब बच्चे को आप पूरे तरीके से उसको जोड़ करके सिखाइए तो वो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि मूर्त चीज़ें यानी जो बच्चा पहले से देखा हो, ठीक है, या आप उसको पहले दिखाइए कि फोटो दिखाइए या वास्तविक रियल रूप में ला करके कोई भी चीज़ दिखाइए। फिर उसके बाद उसको अमूर्त की ओर ले जाइए, यानी जो ना देखा हो उसके बारे में उसको उससे मूर्त चीज़ों से जोड़ करके उसको एक्सप्लेन करिए। ये हुआ मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्या कहता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये भी बात वही हुई कि जो बच्चा जान रहा हो, हमने कहा बच्चा जान रहा है 1 2 लिखना, बच्चा 1 2 3 4 लिखना जान रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 लिखना जान रहा है। अब उसको आप क्या सिखाइए, जोड़ सिखाइए। अब उस बच्चे को घटाना सिखाइए। तो ये क्या हुआ हमारा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ठीक, यानी बच्चा जान रहा है कि क ख ग घ ऐसे लिखा जाता है, अब उसको आप 2-2 अक्षर वाले शब्द सिखा दीजिए। बात वही हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। बात करेंगे हम चौथा, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश, पूर्ण का मतलब हम बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम मान लीजिए बच्चे को भाषा से जोड़ करके विज्ञान पढ़ा रहे हैं। आप जानते होंगे कि कक्षा 1 2 3 में विज्ञान अलग एक विषय नहीं होता, उसको भाषा और गणित से जोड़ करके ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसको ईवीएस कहते हैं हम। तो पूर्ण से अंश यानी पूरी बॉडी है, आप बच्चे को दिखाइए कि हाँ ये मनुष्य का शरीर है। उसके बाद आप उसको एक एक पार्ट समझा सकते हैं, एक एक हिस्सा समझा सकते हैं कि हाँ इसको हम नाक कहते हैं, इसको नोज कहते हैं, इसको ईयर कहते हैं, इसको आइज़ कहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब पहले पूर्ण चीज़ें पूरा। आप एक एग्जाम्पल के लिए आप एक सेव ले लीजिए, आप दिखाइए कि ये सेव है, फिर उसके आप ऊपर से निकाल के दिखाइए कि ये इसका कवर है। जैसे जैसे बच्चे का मानसिक स्तर बढ़ेगा वो उस चीज़ को समझने लगेगा। कहने का मतलब यही है कि पहले पूर्ण चीज़ों को दिखाएंगे, उसके बाद हम उसके हिस्से हिस्से दिखा सकते हैं। ठीक, उसको अंश के रूप में दिखा सकते हैं। आप मैथ से उसको जोड़ लीजिए। जैसे आपने पूरा स्क्वायर दिखा दिया कि बेटा ये स्क्वायर है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है। कहने का मतलब यही हुआ कि पूर्ण चीज़ दिखाइए, उसके बाद उसके हिस्से हिस्से बताइए, अंश बताइए। ठीक है, इसको सर्कल पहले बता दीजिए या स्क्वायर बता दीजिए। स्क्वायर
या सर्कल, कुछ भी आप ले लीजिए। इस सर्कल के बाद उसको बताइए कि ये उसका रेडियस हुआ, ये उसका आधा हिस्सा हुआ। आप स्क्वायर बताइए और फिर उसको बताइए कि ये उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ, पहले पूर्ण चीज़ों को दिखाइए, उसके बाद उसके हिस्सों को दिखाइए, अंश को। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या कहता है हमारा, कोई स्पेशल चीज़, स्पेसिफिक से सिंपल सिटी की ओर जाइए। स्पेसिफिक से सिंपल सिटी, यानी सिंपल का मतलब कि हमने क्या कहा, विशिष्ट, कोई स्पेशल चीज़ उसे दिखाइए, कोई स्पेशल चीज़ उसे समझाइए बच्चे को। उसके बाद धीरे धीरे उसके सामान्य की तरफ आप बढ़ते जाइए, यानी धीरे धीरे उसके छोटे छोटे हिस्सों में बताते जाइए। सेम वही पूर्ण से अंश वाली बात हुई यहाँ पे भी। ठीक, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब बच्चा जो चीज़ देखा हुआ है, जैसे बच्चा हाथी देखा हुआ है, ठीक है, और आपने हाथी का उसको पिक्चर दिखा दिया, या फिर शेर का उसको पिक्चर दिखा दिया कि भाई हाथी ऐसी होती है, शेर ऐसा होता है। फिर अप्रत्यक्ष बताइए, यानी जो चीज़ें वो ना देखा हो उसको, उससे समझाइए कि भाई शेर गुफा में रहता है, और जो हाथी होती है वो हाथी को बड़े स्थानों पे जंगलों में रहती हैं, हाथी ये खाती है। मतलब जो चीज़ें बच्चा नहीं जान रहा है उसको अप्रत्यक्ष रूप से समझाइए। पहले प्रत्यक्ष उसे फोटो बना के दिखाइए, चाहे वास्तविक रूप से उसे, आजकल तो बहुत सारे संसाधन आ गए हैं, TLM आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं ना शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपकी आ गई कैसेट आते हैं, बहुत सारे टेप रिकॉर्डर आते हैं, उसके थ्रू आप बच्चे को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप में रहा। पहले आप उसको बच्चे को दिखा लीजिए, उसके बाद उस समझाइए कि वो घर में हाथी जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, पत्ते खाते हैं, ये बड़े स्थानों पे रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब बस यही था, शिक्षण सूत्र। ये आपके 6 के 6 शिक्षण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखे रहिएगा। क्या करते हैं एग्जामिनर, ये 4 उसमें उठा करके डाल देता है, ठीक, और 3 शिक्षण सूत्र डाल देगा, और उसमें से कोई एक जो होता है वो अलग शिक्षण सूत्र डाल देता है, और फिर पूछ देता है कि इसमें भाषा के कौन से शिक्षण सूत्र नहीं हैं। ठीक, तो ये इसको आप याद रखिएगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको क्रम में ही याद रखना, आपकी जैसी इच्छा आप वैसे याद रख सकते हैं। तो ये था आपका शिक्षण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण सूत्र। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।